नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसी चल रही है आपकी तैयारी और आप किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और अपने ज्ञान गंगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। जो भी सी-टेट, टेट, रीट या MP-टेट जिस किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करती हूं। और आज मैं चैप्टर हिंदी का लेके आई हूँ आपके लिए समास, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता के चेहरों पर खुशियाँ देखना चाहते हैं दोस्तों, तो जी लगाकर मेहनत करें और दिन रात मेहनत करें, जिससे कि आपको एक सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट सुनिश्चित हो सकें। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और जागरूक होंगे और सभी को जागरूक कर रहे होंगे। तो आज का चैप्टर है दोस्तों समास। तो समास, आप सभी लोग वाकिफ हैं समास से कि समास क्या है। तो आज हम पूरी व्याख्या के साथ समास को समझाने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। तो समास कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अर्थात गागर में सागर बनना, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, तो इसको क्या कहेंगे? एक शब्द में कहेंगे रसोई घर। रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो क्या हो गया? ये समास हो गया। ऐसी हाथ के लिए कड़ी, तो क्या हो गई? हथकड़ी। नील और कमल, नीलकमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब देखते हैं कि समास के भेद कितने हैं। समास के भेद, तो आप सभी जानते हैं कि समास के भेद कितने हैं। तो समास के भेदों को हम जान लेते हैं कि समास के भेद कितने हैं। तो समास, पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विग समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, छठवा है बहुब्रीहि समास। तो समास कितने हो गए दोस्तों? 6। समास कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार के समास हो गए आपके लिए। यूँ तो एक और 7वां प्रकार नच समास भी, लेकिन उसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। नच समास होता है जो कि नकारात्मक समास के रूप में प्रयोग में आता है। तो आपके समास हो गए अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास और द्वंद्व समास। और हो गया आपका बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या है। तो अव्ययीभाव को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास, इसमें क्या होता है कि प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पहला पद क्या होता है? इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में, अर्थात अव्यय होता है, अर्थात उपसर्ग। हम कहें कि जिसका खंड ना किया जा सके। तो पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, उपसर्ग समझ लो आप, या जिसका खंड ना किया जा सके। पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ क्या है? प्रधान होता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन अगर इसको हम विच्छेद करें प्रत्येक दिन, तो प्रति क्या हो गया? प्रति अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया दोस्तों? उपसर्ग हो गया। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। प्रतिवर्ष यानी प्रति उपसर्ग हो गया, तो हर वर्ष, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, आप जन्म यानी आ प्लस जन्म से लेकर आजन्म, आ उपसर्ग हो गया, इसमें आ उपसर्ग हो गया। अब दूसरा है अव्ययीभाव समास। समझ में आ गया होगा कि पहला पद क्या होता है? उसमें उपसर्ग होता है दोस्तों। पहला पद होता है उपसर्ग, पहला पद होता है अव्यय यानी कि जिसका खंड ना किया जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। और उपसर्ग यानी या तो अव्यय कहें या हम उसको उपसर्ग भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? तो तत्पुरुष को समझ लेते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में क्या होता है?
इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है, यह कारक से अलग होता है। जैसे राजा का महल, राजा का महल क्या कहेंगे? राजमहल, राजमहल यानी राजा का महल तो राजमहल। ऐसे ही राजा का कुमार तो क्या हो गया? राजकुमार, राजकुमार हो गया। धर्म का ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद राजा का महल तो राजमहल, महल यानी दूसरा पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? राजा का महल। तो इसमें क्या हो गया? दूसरा पद राजा का महल। तो दूसरा पद प्रधान होता है। किसका महल? राजा का महल। तो महल प्रधान है यहाँ पर, तो इसलिए इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और क्या है कि राजा का महल, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष हो गया? का। तो इसमें क्या संबंध आ रहा है? का। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर और संबंध काकी के, तो संबंध तत्पुरुष इसमें आ रहा है दोस्तों। ऐसे ही राजा का कुमार तो क्या हो गया? राजकुमार हो गया, तत्पुरुष। धर्म का ग्रंथ तो धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हो गया। अब समझ लेते हैं कि कर्मधारय समास क्या है। तो कर्मधारय समास जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो, इसमें सभी पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, या सभी पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। किसमें? कर्मधारय समास में। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें लिंग वचन भी समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो इसमें क्या है कि लिंग वचन सभी समान होते हैं और विशेष और विशेषण भाव प्राप्त होता है। जैसे अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, तो इसको क्या कहेंगे? अधमरा। ऐसे ही महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, प्राणों से भी प्रिय, तो क्या हो गया? प्राण प्रिय। तो क्या हो गया दोस्तों? कर्मधारय समास हो गया इसमें। अब आते हैं कि द्विग समास क्या है। द्विग समास क्या है? द्विग तो जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विग समास कहलाता है। इसका पहला पद है वो क्या होता है दोस्तों? संख्यावाचक, संख्यावाचक। पहला पद संख्यावाचक होगा, आप जहाँ कहीं भी देखेंगे। जैसे नवरात्रि, तो नव क्या हो गया इसमें? नव क्या हो गया? नव माने 9, तो संख्या हो गई 9। नवरात्रियों का समूह नवरात्रि हो गया। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह संख्या हो गई, पहला पद संख्या। तो पहला पद संख्या होती है, संख्या प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद है वो संख्यावाचक होता है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह तो संख्या हो गई, तो 3 रंगों का समूह, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक, या फिर इसको कहें द्विग समास। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास को समझ लेते हैं कि द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता होती है। और अगर हम विग्रह करते हैं इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर अथवा या एवं ये शब्द हैं वो लगते हैं, इसमें ये शब्द लगते हैं। तो द्वंद्व जैसे नदी नाले, तो नदी और नाले, नदी और आ गया यहाँ पर, तो और या ये शब्द हैं इसमें आते हैं। तो नदी और नाले, तो दोनों पद प्रधान है दोस्तों, इसमें दोनों पद इसमें प्रधान है। तो नदी और नाले, तो दोनों पदों की प्रधानता हो गई, इसलिए क्या हो गया? ये द्वंद्व समास हो गया। धन दौलत, धन और दौलत, धन दौलत। मारपीट, तो मार और पीट, या फिर मारपीट डैश होता है बीच में, इसमें ये भी है कि ये डैश का निशान है, ये भी इसमें द्वंद्व समास में ही आता है। और जैसे माता पिता, तो क्या हो गया? माता और
पिता, पिता। पति पत्नी, पति और पत्नी। दाल रोटी, दाल और रोटी, इस प्रकार से। अब देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समझ लेते हैं। जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। इस पद में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद, और जो अर्थ है वो किसी तीसरे पद की ओर ही संकेत करता है, व्यंग्यार्थ की ओर संकेत इसमें होता है। जैसे जिस पद में कोई पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे वीणा पाणी, वीणा है कर में जिसके, वीणा पाणी यानी वीणा है कर में जिसके, पाणी माने हाथ, हाथ यानी कर, तो वीणा है हाथ में जिसके या वीणा है कर में जिसके। तो अर्थात कौन है? वीणा का शब्द ना तो वीणा का ही अर्थ आ रहा है ना पाणी का अर्थ आ रहा है। तो वीणा, वीणा यानी कि वीणा बजाने वाली, और पाणी यानी कि हाथ, तो ना ही तो हाथ का अर्थ आ रहा है कहीं, ना ही वीणा का। अर्थात कौन हो गई? सरस्वती। तो कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, दोनों शब्दों को दोनों पदों को मिला करके कोई तीसरा अर्थ इसका निकल रहा है, इसलिए क्या हो गया ये बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो ना लंबा, लंबो का शब्द, लंब का मतलब अर्थ आ रहा है, ना उधर का अर्थ आ रहा है। अर्थात लंबा है उधर जिसका अर्थ है गणेश जी। कौन है? गणेश जी। तो तीसरे पद की ओर मिलकर के दोनों पद संकेत कर रहे हैं। गिरधर, गिरी को धारण करता है जो, अर्थात कौन हो गए? कृष्ण, कृष्ण। तो दोस्तों आज समासों का जो क्लास है आपको कैसी लगी, और मैं आशा करती हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। आपकी समझ में आ गई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, कमेंटों के माध्यम से हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।